नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी, पीटी या फिर पीआरटी वाला, जिसके आगे जो है अप्रैल के पहले हफ्ते में जो होने की संभावना है। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल का जो पहला हफ्ता है उसमें आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मार्च तक जो है यहाँ पर जो ये एचपीएससी जो 10वीं प्लस टू वाले के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वे भी जा कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर जैसे अप्रैल में आपका एग्ज़ाम ले जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें सबसे पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और उसके बाद में आपके जो अन्य सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन्हें हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में एक सही नहीं है? कि विकास जो है एक अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। तो कौन सा जो कथन है यहाँ पर विकास के बारे में एक सही नहीं है? कौन से वाला? ये वाला, कि विकास जो है वो विशेष से सामान्य की ओर होता है। तो बालक का जो विकास है वो सामान्य क्रियाओं से विशेषता की ओर होता है, न कि विशेष से सामान्य की ओर। और पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर संबोधित करता है, किंतु धीरे धीरे वह केवल पिता को ही पापा कहकर संबोधन करने लग जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, शुरू शुरू में आपने देखा होगा वो सभी को पापा या मम्मा ही बोलता है, लेकिन जैसे जैसे उसे बाद में पता लग जाता है कि मेरे पापा या मेरी मम्मी हैं, तो उसे फिर वो वैसे ही बोलता है। तो विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इनमें से कौन जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का एक निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या कोई सा भी नहीं? तो जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, कौन से वाला? ऑप्शन ए वाला, अर्थात जो इसमें सामाजिक संचरण जो है ये वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। तो ये जो अवस्था है, कौन सी वाली अवस्था है? जिन पियाजे जो इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो सबसे पहली इंद्रिय जनित कामक अवस्था थी, जन्म से 2 वर्ष की। इसके बाद फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था जाती है 2 से 7 साल वाली। इसके बाद फिर जो आ जाती है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 या 12 कह सकते हैं हम। और उसके बाद अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था आ जाती है 11 या 12 वर्ष से आगे की। तो यहाँ पर बालकों की जो सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। तो ये वाली जो अवस्था यहाँ पर कौन सी है? तो ये वाली है, तो मूर्त वाली अवस्था। मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय की जो अवस्था वो 7 से 12 वाला होती है। तीसरे नंबर की जो अवस्था है, ये पहले नंबर की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, और ये सबसे अंतिम मतलब चौथे नंबर की अवस्था है। नेक्स्ट आ जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन करना, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहिका। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इनमें कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी है? ये वाली, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग, सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वंशानुक्रम एवं वातावरण या कोई सा भी नहीं? तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये वंशानुक्रम और वातावरण इसका मानव है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे लैंडिस, इनके अनुसार यदि वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, तो इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता। वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या किसी की भी नहीं। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता, तो ये विशेषता है। और ये जो विशेषता जो है यहाँ पर, ये सृजनशील जो बालक होते हैं तो ये उनकी मानी गई है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे आइंजक,
मनोवैज्ञानिक है आइंजक, ये वाले। तो इनके अनुसार सृजनशील बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं, और जिस कारण ऐसे बालक समस्या के अर्थ को जानने, वातावरण आदि के प्रति सजग रहते हैं। तो ये प्रतिभाशाली, मतलब जो जिनका IQ तेज होता है, इस प्रकार के बच्चे। नेक्स्ट है, एक कॉलेज जाने वाले लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण है। अब जो यहाँ पर ये उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया का, प्रत्यधिगम का, या इन सभी का। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो इसमें उदाहरण है ये इन सभी ये जो ऑप्शन ए जो है श्रृंखलागत अधिगम। तो श्रृंखलागत अधिगम जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कारकों को देखें तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है। तो संचार के साधन, समवयस्क समूह और अध्यापक अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक है। तो ये तो हो गए वातावरणीय वाले, वातावरणीय कारक। तो ये तो हो गए वातावरणीय कारक, और जबकि ये परिपक्वता और आयु ये व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत पूछा गया था, तो ये व्यक्तिगत है और ये वातावरणीय है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार, दंड या परिणाम का ज्ञान। तो बाह्य अभिप्रेरणा और इसमें समावेशित किया जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? तो इसमें जो है इन सभी को ही माना गया है, प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार, दंड और परिणाम का जो ज्ञान है। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करेगा। खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो इसे हम विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, शून्य प्रशिक्षण, या कोई सभी नहीं। अगर गेंदबाजी में अच्छा हो जाता है और बैटिंग में वैसे रहेगा, तो इसको जो यहाँ पर माना गया है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे क्रॉनबेक, तो ये मनोवैज्ञानिक है क्रॉनबेक। तो इनके अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त होता है। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को अपने अभ्यास के द्वारा विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी में उसका कौशल प्रशिक्षण शून्य रहा है। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा उसको? सामाजिक अधिगम। तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम माना गया है जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है, और यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं होगा, बल्कि दूसरे के अनुभव और क्रियाओं के अवलोकन पर आधारित होगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रसोई में खाना बनाते हुए देखता है, और वह देखता है कि माँ कैसे मसालों का उपयोग करती है, कैसे सब्जियों को काटती है, कैसे खाना बनाती है। बच्चा बिना प्रत्यक्ष रूप से खाना बनाए माँ के व्यवहार को देखकर और समझकर खाना बनाना सीख जाता है। तो यही हो गया सामाजिक अधिगम का उदाहरण। जबकि यह अनुबंधन क्या है? एक प्रकार का सीखना ही है वैसे, जो उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने पर आधारित होता है। प्रायोगिक अधिगम, यह प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। और जो आकस्मिक अधिगम है, यह अनजाने में या प्रत्याशित रूप में होने वाला
सीखना है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर सामाजिक अधिगम जो इसको माना गया है, क्योंकि यह दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्ति तब के विचारों से मुक्ति, या ये सभी। तो कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? उत्तम रूप से जो यहाँ पर प्रदर्शित इसमें कर रहा है ऑप्शन ए वाला, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता जो है इसका लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार या विप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है यहाँ पर कौन से वाला? ये वाला, अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे और मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जीन पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा सी वाला, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक जो बदलाव है इसके बारे में कहा है। तो ये जो जीन पियाजे जो है इन्होंने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इनको समझाने के लिए संज्ञानात्मक जो बदलाव है इसके बारे में कहा था, और इनके अनुसार व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना का रूपांतरण होता है, जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधी के रूप में न होकर अधिक गहरा और आंतरिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है, जेपी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या कोई सा भी नहीं। तो जेपी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने सृजनात्मकता को बुद्धि कहा था, तो हम जो है यहाँ पर इसका सही आंसर जो बुद्धि को ही मानेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है अभिसारी चिंतन को बुद्धि के समान अर्थ में प्रयुक्त किया था। और जो अभिसारी चिंतन है एक प्रकार की सोच है जो किसी समस्या के एकल सही उत्तर पर केंद्रित होती है, और बुद्धि का एक ये महत्वपूर्ण पहलू है जो समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गणितीय समस्या को हल करते हैं तो आप अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, और आप समस्या के बारे में ज्ञात जानकारी का उपयोग करते हैं और सही उत्तर खोजने के लिए तार्किक चरणों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से, थकान से, या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र सहायता करता है। अब जो है ये किस में सहायता करता है? तो यह है दबाव से निपटने में। रक्षा तंत्र जो है कि ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमें तनाव और चिंता से निपटने में मदद करती है, और वे हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रुचि के बारे में सही नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। कौन सा रुचि के बारे में एक सही नहीं है? कौन से वाला? ऑप्शन सी वाला। तो यही सही इसमें नहीं है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। तो इसको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। रुचियाँ जो है व्यक्ति की पसंद और नापसंद होती है, और वे व्यक्ति की योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित हो सकती है, लेकिन वे हमेशा संबंधित नहीं होती। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के
कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या कोई सी भी नहीं। तो शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो कौन से वाली होगी? ऑप्शन सी वाली, अति कल्पना। तो अति कल्पना क्या है? एक रक्षा तंत्र है जिसमें एक व्यक्ति अपनी कमियों या फिर कमजोरियों को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। और शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए अति कल्पना एक संतोषजनक रक्षा तंत्र हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकत और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो एक अच्छा एथलीट बनना चाहता है, वह अपनी विकलांगता को दूर करने और एक सफल एथलीट बनने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इसमें रहेगा अति कल्पना। अगला क्वेश्चन आ जाता है अभिवृत्ति से। तो यहाँ पर क्या है? अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, यह कोई सी भी नहीं। तो अभिवृत्ति है, और अभिवृत्ति जो है यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन 1 होगा। तो एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या स्थिति के बारे में है हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करती है, और यह हमारे अनुभव के माध्यम से विकसित होती है और हमारी पसंद और नापसंद को भी दिखाती है। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि आपको बिल्लियाँ पसंद हैं तो आपके पास बिल्लियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होगी। आप बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में रखने, उनके साथ खेलने और उनके बारे में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। और दूसरी ओर, यदि आपको मकड़ियाँ पसंद नहीं है तो आपके पास मकड़ियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है। आप मकड़ियों से डर सकते हैं और उनसे दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसको माना गया था। और ये अभिवृत्ति जो इसके 3 घटक भी माने गए हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारिक। संज्ञानात्मक क्या है? इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारे विचार, विश्वास या ज्ञान शामिल होते हैं। और ये भावात्मक, इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में हमारी भावनाएं और भावनाएं शामिल होती हैं। और ये व्यवहारिक घटक, और इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार शामिल होता है। तो ऐसे जो यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाल प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसमें सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को प्रस्तावित किया गया है, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को या वैश्य के स्थान पर बालकों को। तो किसे इसमें प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो बी को माना गया है, अर्थात लोग जहाँ उनके स्थान पर जानवरों को। बालक प्रसंग बोध परीक्षण, जिसे हम कह देते हैं CAT। तो एक ये प्रक्षेपी परीक्षण है जो 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यक्तित्व और भावनात्मक स्थिति को आकलन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और इस परीक्षण में बच्चों को जानवरों के चित्र वाले कार्ड दिखाए जाते हैं और उन्हें इन चित्रों के बारे में कहानियाँ बताने के लिए कहा जाता है। बच्चों की कहानियों का विश्लेषण करके मनोवैज्ञानिक उनके व्यक्तित्व, भावनाओं और संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को एक कार्ड दिखाया जाता है जिसमें एक शेर और एक हिरण एक साथ बैठे हुए हैं। बच्चे को इस चित्र के बारे में कहानी बताने के लिए कहा जाता है और बच्चे की कहानी का विश्लेषण करके मनोवैज्ञानिक बच्चे के आत्मविश्वास, सामाजिक संबंध और संघर्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उसका IQ लेवल चेक किया जाता है कि वो उस कार्ड को देखकर कौन सी वाली कहानी किस तरीके से बताता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंचन कर्म की। नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण है, अपूर्व अनुमेय है या आकर्षक है।
तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है। तो किस प्रकार की भूमिका है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन जो बी है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भूमिका है यहाँ पर इसमें ये मानी गई है। तो व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों ही जटिल गुण हैं जो अनुवांशिकता और परिवहन दोनों में से ही प्रभावित होंगे। हालांकि कई अध्ययनों से पता चला है कि अनुवांशिकता व्यक्तित्व और बुद्धि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए जैसे जुड़वा बच्चे हैं, तो इन पर जब अध्ययन किया गया तो इससे पता लगा कि समान जुड़वा बच्चों में भिन्न जुड़वा बच्चों की तुलना में व्यक्तित्व और बुद्धि में अधिक समानता होती है, और यही इंगित करता है कि अनुवांशिकता व्यक्तित्व और बुद्धि को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को इनमें से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात विचार विवेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य या इन सभी की? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो मतलब जो है यहाँ पर इन सभी को ही इसमें माना गया है। सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, व्याख्यान विधि है और ये दृश्य सर्वे सामग्री है। अब ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये क्या है? ये एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों को किसी समस्या के बारे में अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और व्याख्यान विधि ये एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक छात्रों को किसी विषय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री तो ऐसी सामग्री जिसमें छात्रों को किसी विषय को समझने में मदद करने के लिए कोई चित्र है, वीडियो, ऑडियो, इनका उपयोग किया जाता है। तो प्रोजेक्टर वगैरह हो गए। जैसे उदाहरण के लिए एक अध्यापक है, वो छात्रों को पानी की बचत कैसे करें विषय पर एक परियोजना दे सकते हैं, और वे छात्रों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, व्याख्यान देने और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? ईदम, अहम, पर अहम या ईदम और अहम? तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन जो है ए को माना गया है। आईडी जिसे कह देते हैं ईदम होती है। और ईदम जो है ये व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो हमारी मूलभूत इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है और सुख के सिद्धांत पर काम करता है। तत्काल संतुष्टि चाहता है और जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वे ईदम में जमा हो जाती है और बाद में व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे एक बच्चा भूखा है तो उसकी यह इच्छा ईदम के द्वारा संचालित होती है, और यदि बच्चे को भोजन नहीं मिलता है तो उसकी इच्छा ईदम में जमा हो जाएगी और बाद में वह चिड़चिड़ा या गुस्सा हो जाता है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उनका भंडार गृह जो है ईदम को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं बल्कि समानांतरक है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो कौन से वाला एक सही यहाँ पर नहीं है? अब सही नहीं है वो कौन से वाला है? तो ऑप्शन ए वाला। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता क्या है कि शारीरिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो किसी चीज़ की कमी को दिखाती है, और वंचना आवश्यकताओं की पूर्ति न होने की एक अवस्था है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो कि भोजन क्या एक आवश्यकता है, और जब हम भूखे होते हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और यदि हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम वंचित महसूस करते हैं, और यह वंचना की एक शारीरिक अवस्था है। नेक्स्ट है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था 2009 वाला, तो इसमें अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह जो है इसमें कितने निर्धारित किए गए थे? तो अब तो जो है 2020 जो है नई जो शिक्षा अधिकार नियम है ये लागू हो जाएंगे। तो पहले जो है यहाँ पर ये 2009 वाली जो नीति है वही चल रही थी।
तो इसमें जो यहाँ पर सेंसर जो ऑप्शन बी को माना गया है, तो इसमें थी ये 45 घंटे की। नेक्स्ट है शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था 2009 वाला, तो इसमें एक अध्यापक को इनमें से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारित समय में पूरा कराना होगा, या ये सभी काम करने होंगे। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, मतलब सभी के सभी काम होंगे। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त सभी। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान जो इसका उद्देश्य है, अब इसका जो उद्देश्य कौन से वाला है? ऑप्शन सी वाला, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अब क्रियात्मक अनुसंधान क्या एक प्रकार का अनुसंधान होता है जो शिक्षकों और अन्य शिक्षा पेशेवरों के द्वारा अपनी कक्षाओं और विद्यालय में सुधार लाने के लिए किया जाता है, और एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाना, कार्रवाई करना, अवलोकन करना, प्रतिबिंबित करना, तो इसमें शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे एक शिक्षक है अपनी कक्षा में छात्रों की उपस्थिति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है, और वह छात्रों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने के लिए डेटा इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि छात्रों की प्रेरणा, पारिवारिक परिस्थितियाँ, स्कूल का माहौल, और फिर वह उपस्थिति में सुधार के लिए एक योजना बना सकता है, जैसे कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए नई शिक्षण विधियों का उपयोग करना, या फिर माता पिता के साथ मिलकर काम करना और अपनी योजनाओं को लागू कर सकता है, और छात्रों की जो उपस्थिति है उस पर इसके प्रभाव का अवलोकन कर सकता है, और अंत में वह अपने परिणामों पर प्रतिबिंबित कर सकता है और अपनी योजना में आवश्यक बदलाव भी कर सकता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन जो सी वाला है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा थी 2005 वाली, तो इसमें शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा इनमें से किससे सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ पर किससे सूचीबद्ध किया गया है, और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी वाला, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है ए वाला जो है सी आंसर हमारा रहेगा, ये वाला सही रहेगा। इसमें महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 वाली, तो इसमें बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या कोई सभी नहीं। तो इसमें जो है वो कौन सा माना गया था? ऑप्शन ए को, ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है और इससे ज्ञान का विकास होगा और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा थी 2005 वाली, तो इसके अनुसार परीक्षा सुधार खुली पुस्तक परीक्षा है, सतत नियंत्रण में व्यापक मूल्यांकन है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन है, या ये सभी हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो डी को माना गया है, तो मतलब जो इसमें डी वाला आ जाएगा, अर्थात इन सभी को जो इसमें माना गया है। अब जो यहाँ पर ये खुली पुस्तक क्या होती है? एक प्रकार की परीक्षा में छात्रों को परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्री का उपयोग करने की अनुमति। सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन क्या है? यह मूल्यांकन छात्रों की प्रगति का लगातार आकलन करने और उन्हें प्रतिक्रिया प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। और एक ये सामूहिक कार्य मूल्यांकन, यह मूल्यांकन छात्रों के समूह में काम करने की क्षमता का आकलन करता है। जैसे एक शिक्षक है वो छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ये खुली पुस्तक हो गई, सतत मूल्यांकन है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन है, मतलब सभी इसमें माने गए हैं। तो ये तो जो हमारे आपके यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन थे, और इसके बाद में फिर हमारा जो नया सब्जेक्ट है आपका हिंदी ग्रामर, तो इसके जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ये आ जाते हैं, और जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित वस्तु को छूना माना है। यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना माना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संकेत है, निषेध है, विधान है, या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो मनाही की गई है, मतलब कौन सा हो गया? निषेध वाला जो है यहाँ पर ये वाक्य है।
मनाही जहाँ पर होती है। नेक्स्ट है चूंकि के साथ आने वाला दूसरा वाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? प्रायः है, क्योंकि, इसलिए या जबकि से। तो इसके साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य है और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, इसलिए से। राम ने मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया। नेक्स्ट है विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था और किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या फिर संकेत वाचक वाक्य है। तो किस प्रकार का यहाँ पर ये वाक्य है? और इसमें जो है हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्नवाचक या यहाँ पर ये रहेगा जहाँ पर किसी से कोई प्रश्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो सेवा करे सो मेवा पावे। ये यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है? विधान, प्रश्न, निषेध या फिर संकेत वाचक। जो सेवा करे सो मेवा पावे, तो कौन सा है यहाँ पर? तो इसमें क्या है? संकेत किया गया है, इशारा किया गया है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल मिलता है। तो संकेत यहाँ पर ये इसमें किया गया है, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, तो वहाँ पर होगा संकेतवाचक। नेक्स्ट है क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? किस प्रकार का वाक्य है? क्या संकेत है, विधान है, प्रश्न है या निषेध है? अब यहाँ पर क्या निषेध तो मनाही तो इसमें है नहीं, ना ही किसी बात की ओर संकेत है, तो कौन सा है यहाँ पर? ये प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि इसमें क्या भी है, क्वेश्चन भी किया गया है, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होगा, तो वहाँ पर होगा ये प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो। किस प्रकार का वाक्य है? संकेत, इच्छा, विधान या निषेध वाचक। तो आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, तो कौन सा है यहाँ पर ये? तो इसमें क्या है? इच्छा की गई है, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होगा, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो संयुक्त वाक्य आपने बताना है। अब संयुक्त वाक्य अगर हम इसमें देखें तो कौन सा वाला है? ऑप्शन ए वाला यही है, न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है शायद पिताजी आ जाए। ये किस प्रकार का वाक्य है? शायद आज्ञा, तो आज्ञा यहाँ पर दी गई है, ऑर्डर दिखा देते हैं जैसे। संदेह, संकेत या इच्छा, तो कौन से का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या इसमें संदेह किया गया है शायद, कि शायद पिताजी आ जाए, तो क्या है? संदेह। क्योंकि जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होगा तो उसे हम संदेह वाचक जा कहेंगे, शायद आज बारिश होगी। नेक्स्ट है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप कौन सा है? अब सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। तो सरल वाक्य का मिश्र वाक्य कौन से वाला है? अब कौन से वाला है यहाँ पर? यही वाला, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। नेक्स्ट है पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तो किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञा, संदेह, संकेत या फिर इच्छा वाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो यहाँ पर जो है इसमें इशारा किया गया है, मतलब संकेत किया गया है, तो संकेत वाचक यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।
किसी को याद नहीं रहते हैं तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। शुरू में अ है, अ से 8, तो ऐसे जो आप इसको याद कर सकते हैं, अ से 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर आप इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा विधानवाचक वाक्य आ जाता है। तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है तो उन्हें हम विधानवाचक कहेंगे। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्य से होगा। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके हैं। तो ये होगा विधान। तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हमें मिलती है। दूसरा नंबर आ जाता है निषेध का। आसानी से आप पता कर लोगे, मनाही होती है नहीं वाला या मत नहीं। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध न होने का बोध हो तब निषेध वाचक कहेंगे। और नकारात्मक भी आप कह सकते हैं, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तीसरा आ जाता है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक। तो जिन वाक्य में प्रश्न किया जाएगा अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाएगी तो उन्हें हम प्रश्नवाचक कहेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ देखने को मिलेगा। क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद आ जाता है जो विस्मय आदि वाचक वाक्य है। तो जिन कार्यों से आश्चर्य अर्थात विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, इनका भाव का हमें पता लगता है तो उन्हें हम विस्मय आदि वाचक वाक्य कहेंगे। अरे, इसमें आपको ये वाला चिन्ह है संबोधन वाला देखने को मिलेगा। अरे कितनी लंबी रेलगाड़ी, ओहो बड़ा जुल्म हो गया, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। तो ये होगा विस्मयादि वाचक वाक्य है। नेक्स्ट आ जाता है जो आज्ञावाचक है। तो जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होगा तो उन्हें हम कहेंगे आज्ञावाचक, मतलब ऑर्डर वाला कह सकते हैं आप। तो आप चुप रहिए, आप यहाँ से चले जाइए, अपना काम अपना आप करो, या आप जा सकते हैं। तो मतलब जहाँ पर आज्ञा दी जाएगी। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर में इच्छावाचक। तो वक्ता की इच्छा, आशा या फिर आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक होंगे। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, भगवान करे सब कुशल लौटे। तो ये है यहाँ पर इच्छा की गई है। नेक्स्ट आ जाता है 7वां नंबर यहाँ पर संदेह वाला। तो जिन वाक्यों के कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का हमें पता लगे तो उन्हें हम कहेंगे संदेह वाचक वाक्य है। संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आए। तो यह है संदेह वाले। नंबर 8 पे आ जाता है संकेत वाचक। तो जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हमें हो तो उन्हें हम संकेत वाचक कहेंगे। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी आप कह सकते हैं। इसमें कारण, शर्त, इनका हमें बोध होगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी मुसीबत न आती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। तो ये है संकेत, मतलब जिसकी तरफ यह इशारा किया गया हो। तो ऐसे आप जो इनको याद रख सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद ये होते हैं। अब इसके बाद भी आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर संयुक्त वाक्य से। संयुक्त वाक्य, शिक्षा साध्य नहीं साधन है। निम्नलिखित वाक्य में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। तो इसमें क्या है, सरल वाक्य होगा। शिक्षा साधन है, शिक्षा साधन होकर एक साधन है, शिक्षा माध्यम नहीं साधन है, शिक्षा साधन है। कौन से वाला इसमें सही है। अब इसमें जो यहाँ पर सही जो माना गया है ऑप्शन बी को। तो सरल वाक्य यहाँ पर आपने बताना है, शिक्षा साधन होकर साधन है। तो जिन वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वो होते हैं सरल वाक्य। ये संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अव्यय। इसमें जैसे आप कह सकते हो उदाहरण के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः आदि। तो ये वाले जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे ये तो हो गए संयुक्त वाले। और जो सरल है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा उसे हम सरल वाक्य कहेंगे, जिसमें केवल एक ही क्रिया होगी। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन या इसमें आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद बताइए।
पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो ये विधान है, सरल है, मिश्र है या संयुक्त है, तो कौन सा वाला है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी जो है इसको माना गया है, मतलब जो है संयुक्त वाक्य जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है मिश्र वाक्य। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। मतलब ये मिश्र वाला है, इसका सरल बताना है। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, इसका उचित सरल वाक्य होगा। तो सरल वाक्य यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, यही हो जाएगा, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। वही होता है सरल जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, वही होगा सरल वाक्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। ये मिश्र है, संयुक्त है, निषेध या संकेत। तो माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो अब ये मनाही तो है नहीं यहाँ पर, तो कौन से वाला वाक्य है। तो यहाँ पर जो इसमें लिया गया है एक मिश्रित वाक्य जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो ये जो मिश्रित वाक्य है कौन से वाला है, तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है ये वाला। उसने मान लिया कि दोष उसका है। नेक्स्ट आ जाता है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका जब हम सरल बनाएंगे, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो कौन से वाला है यहाँ पर, ये वाला। वह दंड से बचने के लिए वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो ये होगा इसका सरल। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। वह पुस्तक राम की थी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो मिश्र वाक्य है, कौन से वाला है मिश्र वाक्य, ये वाला। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। नेक्स्ट आ जाता है जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक होते हैं तो उस वाक्य को हम कहते हैं संयुक्त, सरल, मिश्र या विधान वाक्य। तो जिसमें आपको ये वाले देखने को मिलेंगे, तो क्या कहते हैं हम उसको, और उसको कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें मनाही भी नहीं है, निषेध। अब विधान या आज्ञा कौन से वाला है, बच्चे खेल रहे हैं, तो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर भी नहीं दिया गया है कि जाओ बच्चे तुम खेलो जाकर। तो यहाँ पर क्या है, ये विधान वाक्य जो इसका उदाहरण है, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो वह विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, विस्तार, विधेय, पूरक या पूरक। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, तो क्या रहेगा, कर्ता विस्तार। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कर्ता अर्थात उद्देश्य कहा जाएगा, और उद्देश्य कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाएगा उसे हम विधेय कहेंगे। कई बार वाक्य में उसका कर्ता का परिचय देने वाले अन्य शब्द भी साथ आए होते हैं और ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, तो इस वाक्य में जो सुंदर है शब्द कर्ता का विस्तार है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो किस प्रकार का वाक्य है, सरल, संयुक्त, मिश्र, आश्रित, कौन सा है। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसको कौन सा वाक्य माना गया है,
तो इसको कौन सा माना गया है? मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद संगठन, पद अन्वय, पद निर्देश या पद निर्णय। तो पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? जो ऑप्शन ए में आया है, अर्थात पद संगठन। अल है एक ही विधेय हो जिसमें, उसे हम मिश्रित, कर्म पूरक, संयुक्त या सरल वाक्य कहेंगे। तो एक ही विधेय हो जिसमें, तो इसमें जहाँ ऑप्शन सी वाला रहेगा तो सरल वाक्य हम उसे कहेंगे। यदि एक वाक्य में एक ही विधेय हो तो वो होगा सरल वाक्य। नेक्स्ट आ जाता है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इनमें कर्ता, डाक सभी भेजी गई या चिट्ठियां हैं, तो कर्ता कौन है इसमें? सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। अब इसमें कौन सा है? तो यही है, अर्थात डाक। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य आपने बताना है। मिश्र वाक्य, उसने अपना घर लूट दिया। सूरज उगने पर कुआसा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन से वाला है? ये वाला। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। नेक्स्ट आ जाता है सड़कें चौड़ी बनाई गई। इसमें चौड़ी क्या है? सहायक करता है, मुख्य क्रिया है, पूरक है, या पूरक करता है। तो सड़कें चौड़ी बनाई गई। अब क्या चीज है यहाँ पर? ये तो इसमें क्या है? एक पूरक है। क्या है? पूरक। अब इस क्वेश्चन में जो हो सकता है बहुत सारों के समझ में ना आए हो कि यहाँ पर ये पूरक है क्या। तो पूरक जो है वे शब्द होते हैं जो वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर ये सड़कें चौड़ी बनाई गई। अब क्या बनाई गई? सड़कें क्या बनाई गई? अर्थात चौड़ी। तो ये क्या है? पूरक वे शब्द होते हैं जो वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं और उनके बिना वाक्य क्या है वो अधूरा या फिर अस्पष्ट सा लगता है। तो यहाँ पर जैसे सड़कें बनाई गई, सड़कें बनाई गई, तो वाक्य क्या अधूरा सा लग रहा है। मतलब क्या चीज़ बनाई गई, क्या नहीं बनाई गई? तो चौड़ी बनाई गई। जो चौड़ी जो है ये वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। तो चौड़ी जो शब्द यहाँ पर ये पूरक है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो कौन सा जो यहाँ पर नहीं है? ये वाला। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो यही जो यहाँ पर सरल वाक्य नहीं। तो सरल वाक्य कौन सा होता है? तो जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय होगा, तो वही होंगे सरल वाक्य। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़कों को बुलाया। और संयुक्त वाक्य, तो जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों के द्वारा जुड़े हो उन्हें हम जो है संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे और, फिर भी, नहीं तो, किंतु, अतः, अथा, परंतु, किंतु, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। और मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय के द्वारा होगा उसे हम मिश्र, सरल, संयुक्त या प्रश्नवाचक कौन सा कहेंगे? तो क्या कहेंगे? उसे हम संयुक्त वाक्य। राम ने बहुत परिश्रम किया किंतु असफल रहा। तो ये अव्यय आपको देखने को इसमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट करिए। यह विधि है, प्रश्न है, निषेध है, विस्मयवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ से आप समझ गए होंगे क्यों, कहाँ, किस लिए। मतलब प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब मिश्रित वाक्य कौन सा है? प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन से वाला है? तो यही वाला है
जो विद्यार्थी परिश्रमी में है वह अवश्य सफल होगा। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वह कहलाएगा मिश्रित वाक्य। और ये जो उपवाक्य है इसमें कि, जो, जितना, जहां, जहां, वहां, तो, यदि, जैसा, इधर, उधर, ये वाले आपको शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। मेरे पास जो पेन है मोहन का है। नेक्स्ट आ जाता है, तो ये वाले जो आपको ये पसीन का आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी हो मतलब मिश्र वाक्य है वो। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन से वाला है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो यहाँ पर क्या इशारा किया गया है, संकेत। कह देते ना कि मैं चिट्ठी देते तो जरूर आते, तो ये वही है, संकेत यहाँ पर इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पदबंध भेद नहीं है। विशेषण, क्रिया, अव्यय या संज्ञा पदबंध। तो कौन से पदबंध का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, ये वाला। अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये इसके भेद हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक प्रकार है, परंतु अव्यय पदबंध नाम से पदबंध का कोई भेद नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पदबंध को ही देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ना जानते हो कि पदबंध होता क्या है। तो वाक्य के उस अंश को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ बोध कराते हैं तो उसे हम पदबंध कहेंगे। जैसे थोड़ा खाने वाला आज अधिक खा लिया। तो इस वाक्य में थोड़ा खाने वाला पदबंध के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ दो पदों का बंधन है। पदबंध की विशेषताओं अगर देखें तो इसमें एक से अधिक पद का होना आवश्यक है। पदबंध एक तरह से वाक्यांश होता है और इसमें सभी पद एक इकाई के रूप में रहते हैं। अब इसके कार्य देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर पदबंध की जो परिभाषा उदाहरण से ही देखी, और अब इसके बारे जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यह संज्ञा का कार्य करता है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो यहाँ दशरथ पुत्र राम पद समूह संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। दशरथ पुत्र राम क्या है, संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। सर्वनाम के रूप में अगर देखें, इतना होशियार वह कभी सफल न हो सका। तो यहाँ पर इतना, ये जो इतना होशियार वह पद समूह सर्वनाम का जो कार्य है ये कर रहा है। मतलब जैसे होता है संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सेम वैसे। तो इतना होशियार वह कभी सफल न हो सका। तीसरा नंबर जो विशेषण का कार्य करता है, जैसे उस कमरे में बैठा हुआ आदमी अंधा है। तो उस कमरे में बैठा हुआ पद समूह विशेषण का कार्य कर रहा है। और क्रिया, वह लड़का धीरे धीरे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे चलता जा रहा है पद समूह क्रिया का ये काम कर रहा है। नंबर 5 में आ जाता है क्रिया विशेषण का कार्य। मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर आधी रात तक पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। आगे जहाँ पदबंध के भेद देख लेते हैं, कितने भेद होते हैं इसके। जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कितने माने गए हैं, 5 भेद जो यहाँ पर इसके ये माने गए हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा। तो पदबंध जैसे के 5 भेद होते हैं, तो इसमें ये अव्यय अलग है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। मैं जब पानी बरसता है, ये कौन सा वाक्य है। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलता है। तो ये वाला जो है, तो ये संज्ञा है, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया उपवाक्य, कौन सा है यहाँ पर। तो इसमें जो ऑप्शन सी को माना गया, अर्थात क्रिया विशेषण उपवाक्य जो इसको उदाहरण है। नेक्स्ट है, जो कवि
लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य कौन से वाला बनेगा? जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान करना चाहिए। इसका जब हम सरल बनाएंगे तो कौन से वाला यहाँ पर बनेगा? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो यही इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से एक मिश्रित वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्रित वाक्य कौन सा? जैसे कि हमने ऊपर जब बात की थी उसमें, तो कुछ शब्द जिनसे आप देखकर पहचान जाते हैं, तो ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो कौन से वाला वाक्य है? ये प्रश्न है। अब क्वेश्चन तो इसमें किया नहीं गया है। विस्मयादि बोधक, जहाँ पर हैरानी हो, इच्छा या निषेध मनाही भी नहीं है, तो कौन से वाला हो जाएगा फिर इसमें? इच्छावाचक। क्या है? इच्छा इसमें की गई है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। नेक्स्ट आ जाता है, सदा सच बोलना चाहिए, तो किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का है? तो यहाँ पर क्या इसमें इच्छा की गई है। नेक्स्ट है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाएगा? 2, 4, 3 या 8? तो वाक्य का वर्गीकरण, तो ये होगा ऑप्शन ए वाला। तो वाक्य का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने पढ़ ही लिए हुए 3 होते हैं, और रचना वाले पर सरल, सूक्त, मिश्र वाले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ हो, तो सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य कौन सा होता है? ये वाला, एक ही उद्देश्य और एक ही जो है विधेय उसमें होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मिश्रित वाक्य। यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, तो इस वाक्य के लिए कौन सा एक सरल वाक्य होगा? तो मिश्रित वाक्य है ये। अब इसका सरल कौन सा बनेगा? सरल कौन सा बन सकता है यहाँ पर? इसका यही बन सकता है, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। नेक्स्ट है, इनमें से संकेतवाचक वाक्य है। अब संकेतवाचक कौन सा है इसमें? यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वह क्या अच्छी फसल है? तो संकेतवाचक वाक्य है। अब संकेत है यहाँ पर कौन से वाला? ये वाला, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, तो इसमें क्या है? इशारा मतलब संकेत किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो जैसे कि अभी हमने बात की, तो 3 होते हैं रचना के आधार पर, और सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, बादल गिराए बारिश होने लगी, तो रचना की दृष्टि से कौन से वाला वाक्य है? बादल गिराए और बारिश होने लगी, तो इसमें देखिए तो कौन सा है? संयुक्त वाक्य का यहाँ पर ये उदाहरण है। संयुक्त वाक्य जो होता है इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं। एवं, या, तथा, और, अथवा, इसलिए, तो, फिर, किंतु, लेकिन, परंतु, तो यहाँ पर बिंदी लगा लेते हैं, परंतु। तो ये कुछ जो शब्द हैं आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें लगे हुए, तो इससे आप पहचान कर जाओगे कि क्या है, संयुक्त वाक्य है। राम ने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो कौन सा है? ये सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? अब संयुक्त वाक्य नहीं है कौन से वाला? तो इसमें ये वाला, वह आकर पानी पीकर चला गया।
नेक्स्ट आ जाता है उपवाक्य बताइए। अब इसमें उपवाक्य है, कौन से वाला उपवाक्य है, तो यही वाला है विशेषण उपवाक्य। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इस वाक्य में जो कल आया था आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करता है विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। तो इसमें प्राय हैं, जो, जैसा, जितना, तो ये वाले जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले प्राय हैं, जो, जैसा, जितना, ये वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो भाग जो है आपका वाक्य विचार वाला महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।